रिद्धिमा शर्मा, आप लोग जानते ही होंगे रिद्धिमा शर्मा को, वो भी आई थी। उनका तो हर जगह सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर उसकी फंडिंग को लेकर ना बहुत विवाद चल रहा है। मीडिया बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर रही है। ये बात भी तो गवर्नमेंट ने बोली होगी मीडिया से, मीडिया को खुद तो पता नहीं चलेगा कि फंडिंग आ रही है। एंड गवर्नमेंट जब ये पता कर सकते कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। जब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था और रिपोर्टर ने आपसे क्वेश्चन किया और साथ में आपको अभद्र शब्द बोले, आप उस रिपोर्टर को कोई जवाब नहीं देना चाहते? हम उस रिपोर्टर को बिल्कुल जवाब देना चाहते हैं। तो जो रिपोर्टर थे उनका नाम था अंजनी वत्स, दे वर फ्रॉम खबर 99। तो वहाँ पे उन्होंने जो जो बातें बोली हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले उन्होंने एक होमोफोबिक स्लर का यूज किया, विच इज मीठा। रिपोर्टर ने चिकन नेक के बारे में सवाल उठाए थे एंड चिकन नेक वाज नॉट रिलेटेड टू द मोटिव ऑफ दैट प्रोटेस्ट। चिकन नेक का शब्द का इस्तेमाल उन्होंने बस हमें मुद्दे से भटकाने के लिए ही किया था। आपको क्या लगता है कि गोदी मीडिया सिर्फ लोगों को मेन मुद्दों से भटका रही है? हाँ, गोदी मीडिया का तो काम ही यही है। आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स इस पे किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं? मुझे घर से फोन आया कि इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। सो लाइक इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ मुझे घर से मतलब, अब होता कि स्कूल्स में जेंडर सेंसिटाइजेशन होता, लोगों को पता चलता कि भारत में सिर्फ 2 जेंडर नहीं है, देयर आर टोटल लाइक मोर देन 70 जेंडर्स। तो ये कमेंट लिखते हैं, जिस वजह से आया था ने उसकी एक भी बात नहीं की, वो जो नारे लग रहे थे उसके बारे में एक बार भी नहीं बोला। माधव का इनकी शक्ल। कॉकरोच जनता पार्टी के हाल ही में होने वाले जंतर मंतर पर एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कुछ ऐसा घटा कि पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से ज़्यादा फेमस हो गए आज के हमारे गेस्ट उज्जवल, जो कि LGBTQIA कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जब वो उस प्रोटेस्ट में पहुंचे तो उन्होंने सोचा था कि बातचीत होगी एजुकेशन सिस्टम को लेकर, पर वहाँ पर मौजूद मीडिया ने मुद्दे से भटकाकर उनके अस्तित्व को लेकर ही बातें बनने लगी और मीडिया के लोगों ने उनके बताई हुई बातों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने प्रेजेंट किया, जिससे कि वो वायरल हुए। देवरे टॉक्स पर आज हम उज्जवल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट की ग्राउंड रियलिटी क्या थी। मैं नेहा जैन, होस्ट ऑफ देवरे टॉक्स, आप सभी का और उज्जवल का स्वागत करती हूं आज के इस एपिसोड में। वेलकम उज्जवल, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए देवरे टॉक्स की ऑडियंस के लिए समय निकाला, उसका बहुत बहुत थैंक्स। सो उज्जवल, आपको है ना आजकल लोग एक वायरल वीडियो से ही जानते हैं, असल जिंदगी में उज्जवल है कौन और क्या करते हैं? अच्छा, तो बात रही मेरी असल ज़िंदगी की, तो वैसे मेरा नाम उज्जवल सिंह है, मेरी उम्र 19 वर्ष है। मैं वैसे बनारस से बिलोंग करता हूँ, बट मैं रहता गाजियाबाद में हूँ। एंड इसी ईयर मेरी 12th खत्म हुई है। एंड आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज नॉन बाइनरी गे फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी। एंड other than as being a student, I am a professional classical dancer. I am a writer, I am an artist, I am a public speaker, and I am a social activist as well. तो 6 जून को जो कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें आपका पार्टिसिपेशन का रीज़न क्या था? The thing is कि जैसा आपने कहा नीट के लिए, तो वो जो प्रोटेस्ट अभिजीत दीपके जी ने कॉकरोच जनता पार्टी ने रखा था, that was not only about नीट, वो पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए था, पूरे जो शिक्षा मंत्रालय है भारत का, पूरे उसके खिलाफ था। क्योंकि द मेन मोटिव ऑफ दैट प्रोटेस्ट वाज कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा चाहिए। क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम अब सब जानते हैं क्या बचा है। इतने सारे पेपर लीक्स की वजह से बच्चे फांसी लगा रहे हैं, इतने सारे पेपर में स्कैम्स हो रहे हैं, डिले हो रहा है, पेपर पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, CBSE का स्कैम हुआ है, CUT में पेपर डिले हुआ है। तो एजुकेशन सिस्टम बद से बदतर होता जा रहा है भारत का, एंड कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन? फिर लेनी तो एजुकेशन मिनिस्टर को ही चाहिए, बट वो इस पे सिर्फ टिप्पणियां कर रहे हैं, इस पे कोई मतलब अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा था, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने नीट दिया, उनका पेपर भी लीक हुआ, उन्हें अब रीनीट दोबारा देना, 21 जून को नीट है रीनीट, तो अब उसमें उन्हें दोबारा बैठना पड़ेगा। उनका पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन अब इसकी वजह से उनका अब मतलब पता नहीं कि अगला पेपर कैसा होगा कैसा नहीं। तो सब दुखी हैं, सबका मन भारी है। एंड बात यहाँ सिर्फ नीट की नहीं, यहाँ पूरे एजुकेशन सिस्टम की थी। तो मैं भी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ इस टाइम पे, तो इस वजह से मैं उस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था।
और जब आप घर से निकले तो आपको कैसा लग रहा था? आपके मन में कोई झिझक थी या आप कुछ बदलाव की ही उम्मीद कर रहे थे? मेरे मन में झिझक तो बहुत कम होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। हमेशा मेरे मन में एक पॉजिटिविटी होती है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। प्रोटेस्ट में भी मैं यही सोच के गया था कि हम सब जाएंगे, आंदोलन करेंगे एंड कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो मैं तो अपने मन में पॉजिटिविटी ही लेके गया था ओवरऑल। अगर हम जानना चाहें कि जंतर मंतर पर एग्जैक्ट क्या पिक्चर थी, कितने लोग सिर्फ एजुकेशन के सिस्टम को लेकर ही बात करना चाह रहे थे या कुछ और भी वहाँ पे चल रहा था? देखिए, अगर मैं आपको सच बताऊं तो जंतर मंतर पे होंगे 3 से 4 हजार लोग, 5,000 भी हो सकते हैं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, हजारों में लोग थे ये मैं कहूंगा। जो स्टेज लगा था जहाँ पे अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक थे, वहां के आसपास जितने भी लोग थे, दे वर ऑल देयर फॉर एजुकेशन सिस्टम ओनली। वहां पे वो सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे थे। बट अगर मैं आपको ऑन ग्राउंड लेवल बताऊं, जो स्टेज से दूर हो रही थी, वहां पे सिर्फ नारे चल रहे थे। सब अपने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के नारे लगा रहे थे, बस ये चल रहा था। किस तरह के नारे? नारे जैसे आरएसएस जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ओके, और क्या कहते हैं, मनुवाद के नारे लग रहे थे। और लाइक कुछ तो लाइक मैं बाद में मैं नाम लूंगा उनका, क्या नाम है, रिद्धिमा शर्मा, आप लोग जानते ही होंगे रिद्धिमा शर्मा को, वो भी आई थी। उनका तो हर जगह सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का है, तो उनसे भी मेरी थोड़ी बहस हुई थी। तो यही है कि जितने लोग एजुकेशन के लिए आए थे, आई सपोर्ट देम, बट जितने लोग यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थोपने आए थे, जितने लोग यहाँ पे एंटी कास्टिस्ट, एंटी रिलीजन नारे लगाने आए थे, तो वो सही नहीं था। क्योंकि जिस चीज के लिए आप आए हैं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। तो रिद्धिमा शर्मा से आपकी किस बात पे बहस हो गई? वो मेरे से लव जिहाद के बारे में पूछ रही थी। ओके, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है, आप उस पे सवाल नहीं कर रही हैं। यहाँ पे आप लव जिहाद ला क्यों रही हैं? कह रही लव जिहाद होता नहीं है। मैंने बोला होता हो ना होता हो, यहाँ पे आज मुद्दा ये नहीं है। बट आप यहाँ पे आई हैं मुद्दा भटकाने के लिए, तो हम तो नहीं भटकने वाले हैं। बाकी जो भटके उससे आप बात करिए जाके। ओके। एंड रिद्धिमा शर्मा का बहुत लोगों ने अपोज किया है। बाकी उनकी मीडिया तो साथ में आती ही है। बिल्कुल। तो जब आप गए थे वहाँ पे, तो आपका मोटिव तो ये था कि आप एजुकेशन सिस्टम को लेके बात करोगे जी। बट वहाँ पे जाके आपके साथ तो अलग ही सीन हुआ। हाँ जी। कि आपके कपड़ों पे, आपके लुक्स पे वहाँ पे बात करने लगे। अब आपके माइंड में क्या चल रहा था? देखिए, मैं तो साफ कहूँगा कि जिस मोटिव से मैं गया था वो मैंने अपनी तरफ से पूरा किया है। बाकी ये मीडिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया पूरी करप्ट हो चुकी है आजकल। मीडिया को जो सवाल पूछना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को लेके, वो उन्होंने नहीं पूछे। व्हाट दे वर फोकसिंग इज कि इसने क्या पहना है, इसका जेंडर क्या है, इसकी सेक्सुअलिटी क्या है। एंड ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। जज तो मुझे लोग शुरू से करते आए हैं, मेरे फैशन को लेके, मेरे बोल चाल को लेके, मेरे चाल ढाल को लेके जज तो लोग मुझे करते आए हैं। बट अब मेरे में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि मैं इन सब चीजों से कोप अप कर सकता हूँ। तो हाँ, मन में अजीब था। लाइक मैं वहां 9 बजे पहुंचा था, 7:30 में घर से निकला था, मैं 9 बजे वहां पहुंचा था। 9 बजे पहुंचा एंड 10:30 तक मुझे पता चल गया कि मैं वायरल हो चुका हूँ। 1.5 घंटे में मेरी वीडियो वायरल हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि ठीक है, जो भी है ठीक है, जिस मोटिव से आए हैं वो पूरा करते हैं, बाकी सब चीजें बाद में देखी जाए। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, उसकी फंडिंग को लेकर ना बहुत विवाद चल रहा है। मीडिया बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रही है। उसके पीछे का कुछ आप बता सकते हो क्या? देखिए, द थिंग इज ना कि मैंने जैसे आपको बताया, मीडिया इज करप्टेड, 100% करप्टेड। तो मीडिया, अगर ये बात भी तो गवर्नमेंट ने बोली होगी मीडिया से, मीडिया को खुद तो पता नहीं चलेगा कि फंडिंग आ रही है। एंड गवर्नमेंट जब ये पता कर सकती कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, तब गवर्नमेंट ये नहीं पता कर सकती कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, पेपर कहाँ से लीक हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर गवर्नमेंट में इतनी ही पावर है तो ये चीज पता करे। एंड फंडिंग का देखिए, गोदी मीडिया कुछ भी बोलती है, कुछ भी। जैसे उन्होंने मेरे ऊपर सवाल उठाया, वो सिर्फ किसी के ऊपर सवाल उठाती है। ये चीज आप भी जानते हैं कि उनका जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ आपको जो मेन मैटर है उससे भटकाते हैं। तो हाँ, बातें चलती रहेंगी। बाकी जो सच्चाई है वो सबको पता है और उन्हें भी पता है। तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा अपनी पर्सनली। आपको क्या लगता है सीजेपी किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटेस्ट, वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, अभिजीत दीप के अभी ऑन ग्राउंड लेवल पे आए हैं। अभी वो बॉस्टन से आए हैं, 6 तारीख को बॉस्टन से आए हैं। तो बाकी अभी तो मेन चीज प्रोटेस्ट है, क्योंकि आंदोलन के बिना इस भारत में कभी कुछ नहीं बदला है। हमेशा लड़ना पड़ा है, तभी चीजें बदली हैं। तो अभी तो मेन प्रोटेस्ट ही, जैसा कि हमको पता है, चल रहा है। बाकी छोटे छोटे लेवल पे, अपने लेवल पे वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मुझे उतने आइडिया नहीं है।
बट हाँ वो अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। अभी 11 तारीख को भी पुणे में प्रोटेस्ट होने वाला है कॉकरोच जनता पार्टी का। मीडिया में ना एक और बात है कि जो ये प्रोटेस्ट है ना उसको जानबूझकर भी होने दिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जानबूझ के इसको किया है। आपको क्या लगता है कि ये सच्चाई है? देखिए जानबूझ के करने की तो बात नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी है ना, किसी को अप्रूवल्स नहीं मिलते। हाँ अप्रूवल के लिए 1 हफ्ता पहले बोलना पड़ता है, आई नो दैट, बट द थिंग इज ना कि गवर्नमेंट भी जानती है कि अगर हमने अप्रूवल नहीं दिया तो यूथ, इंडिया का यूथ बहुत पावरफुल है टू बी ऑनेस्ट, तो यूथ कुछ भी कर सकता है। एंड अगर वो अप्रूवल नहीं भी दे रहे तो भी प्रोटेस्ट होता, आई एम डैम श्योर होता। बट फिर वो रिस्क तो सीजेपी के लिए ही होता ना। देखिए रिस्क हमें संविधान हक देता है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का, पीसफुल प्रोटेस्ट का संविधान हक देता है, हम कर सकते हैं। रिस्क होता तो देखिए लड़ने मरने को हम भी तैयार है, सिर्फ हमें भारत के भविष्य की चिंता है, भारत के बच्चों की चिंता है, दैट्स इट। तो हाँ मतलब अप्रूवल जल्दी दिया, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि पूरे भारत का मुद्दा है ये, कोई एक छोटी चीज नहीं है एजुकेशन सिस्टम, पूरे भारत का मुद्दा। तो इस वजह से उन्होंने, पुलिस ने, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। जब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था और रिपोर्टर ने आपसे क्वेश्चन किया और साथ में आपको अभद्र शब्द बोले, तो आप उस रिपोर्टर को कोई जवाब नहीं देना चाहते हो? हम उस रिपोर्टर को बिल्कुल जवाब देना चाहते हैं। तो जो रिपोर्टर थे उनका नाम था अंजनी वत्स, दे वर फ्रॉम खबर 99। तो वहां पे उन्होंने जो जो बातें बोली हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले उन्होंने एक होमोफोबिक स्लर का यूज किया, विच इज मीठा। उन्होंने मुझे मीठा कहा, एंड जब मैंने इस चीज के अगेंस्ट बोला तो देवर लाइक कि तुम मीठे होके देश का क्या बदल लोगे, एंड देवर लाइक कि हम तो मर्द हैं। भाई तूने मर्द होके क्या उखाड़ लिया? तुझे इतनी तमीज नहीं है कि किसी से बात कैसे करते हैं, तुझे मीडिया के एथिक्स नहीं है और तू रिपोर्टर बनने चला है, और तू कह रहा है ब्राह्मणवाद। देख ब्राह्मणवाद पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट अगर ब्राह्मणवाद तो तेरे जैसा होता है तो ब्राह्मणवाद नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि ना तुझे बात करने की तमीज है, ना तुझे लहजा है, और वहां पे तू लोगों से भी अभद्र ही सवाल कर रहा होगा, मुझे पक्का पता है, क्योंकि जिस तरीके से तूने मुझ पे टिप्पणी करी है और जिस तरीके से तूने वीडियो डाली है, आई रियली वांट कि तेरा अकाउंट बैन हो। एंड ज्यादा चिंता मत कर, मैंने लीगल एक्शन भी डाला है, लीगल नोटिस घर पे पहुंचेगा, तो बस इंतजार कर। आपसे ना बार बार वहां पे रिपोर्टर ने चिकन नेक के बारे में सवाल उठाए थे, आपको क्या लगता है वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहा था? देखिए ये जो मीडिया है इसका मेन फोकस ही मुद्दे से भटकाना है, एंड चिकन नेक वाज नॉट रिलेटेड टू द मोटिव ऑफ दैट प्रोटेस्ट। चिकन नेक का शब्द का इस्तेमाल उन्होंने बस हमें मुद्दे से भटकाने के लिए ही किया था। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस देश के युवा को सब पता हो तो आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। आपके एजुकेशन सिस्टम में मैं 12th तक पढ़ के आया हूँ, मेरी 12th अभी खत्म हुई है, एंड मैंने आज तक चिकन नेक का शब्द नहीं सुना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये पता हो तो ये डिपेंड आपके एजुकेशन सिस्टम पे करता है कि आपको ये सब पढ़ाना चाहिए। एंड चिकन नेक का जो मुद्दा है ये 6 साल पुराना है, एंड उस टाइम मैं हद से 13 साल का होऊंगा, तो उस टाइम मेरे में इतनी बुद्धि नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड इतनी पुरानी बात मुझे जान के भी कोई फायदा नहीं है। अब जब मुझे पता चला तो मैंने इस पर रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि चिकन नेक क्या है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है, बस चिकन नेक इज दिस। एंड इस पे लोगों ने इतना बवाल बना दिया कि इसको चिकन नेक नहीं पता, इसको चिकन नेक नहीं पता है। रानू सिंह ने भी वीडियो डाली है इस चीज पे, और वो उन्होंने तो उसको अलग ही तरह से पिक्चराइज करके सामने दिखाया। हाँ टू बी ऑनेस्ट रानू सिंह रिपोर्टर कहलाने लायक ही नहीं है। लाइक जिस तरीके से वो बंदी मेरे से आके कहती है, मुझसे इतनी स्वीटली बात कर रही थी, इतनी स्वीटली कि वहां पे उससे ज्यादा स्वीट कोई है नहीं। आई मेरे से मतलब इंटरव्यू लिया, एंड द वे शी पोर्ट्रेट दैट ऑन हर प्रोफाइल, जो उनका मीडिया है द pamphlet.in, सो लाइक मान लो ये फैन है, तो आई वॉज जस्ट लाइक डूइंग दिस, एंड उन्होंने मेरे हाथ पे जूम करके फनी साउंड लगा के डाला है कि इस तरीके से रेजिग्नेशन मांगा जाएगा। एंड शी डजंट हैव एनी डेयर कि वो रॉ वीडियो दिखा दें, उनके में हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ पे पॉडकास्ट में साफ कहता हूं, अगर हिम्मत है तो पूरी वीडियो डालो। रानू सिंह रानू सिंह आप मीडिया में हो तो आपको असलियत दिखानी आनी चाहिए, चाटुकारिता करके कुछ नहीं होगा। और आपने जो डाला है ना, आपने 10 सेकंड की वीडियो डाली है मेरी, आपके बस की होता, आपको अगर रियलिटी दिखानी था पूरी वीडियो डालते। आपने वीडियो में कहा कि आपने नीट का एग्जाम दिया, तो मैंने साफ मना किया कि नहीं, मैंने नीट का एग्जाम नहीं दिया था, मैंने सीयूटी दिया था। तो आपने बोला सीयूटी तो लीक नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, आपको पता भी है सीयूटी के पेपर मैं 30 तारीख को देने गया हूं, 3 घंटे बिठा के रखा गया, बोल दे कि आपका पेपर नहीं हो पाएगा, टेक्निकल ग्लिच है। ये आपने सुना लेकिन डाला नहीं, क्योंकि आपको रियलिटी सुनने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ चाटुकारिता करती हैं। रानू सिंह मैं साफ कहता हूं। पर टेक्निकल ग्लिच क्या था उसमें?
हमें बताया ही नहीं गया। आपको ही एग्जाम नहीं देना चाहते थे क्या? देखिए वहां पे उस दिन बहुत बच्चों का पेपर वो हुआ है, सिर्फ मेरा नहीं हुआ है, जितने भी मुझे हमारे सेंटर का पता है, नोएडा सेक्टर 64 में पड़ा था सेंटर, स्कूल का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहां पे किसी भी बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ है। 3 घंटे बिठा के रखा गया है, बच्चों ने पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, किसी ने एक जवाब तक नहीं दिया है, फिर बच्चों को वापस निराश होकर घर लौटना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि गोदी मीडिया सिर्फ लोगों को मेन मुद्दों से भटका रही है? हाँ, गोदी मीडिया का तो काम ही यही है। ऑन कैमरा जब ये सब हुआ तो अपने आप को ना काम करना बहुत मुश्किल होता है जी। आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था? देखिए वहां पे मैं चाहता तो मैं अंजलि वत्स को थप्पड़ भी मार सकता था, लेकिन बात वहां पे सिर्फ मेरी पर्सनल नहीं थी। वहां पे जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था वो कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था, अभिजीत दीपके जी ने किया था, और उनका साफ था कि वी आर गोइंग टू डू अ पीसफुल प्रोटेस्ट, एंड पीसफुल प्रोटेस्ट में मैं नहीं चाहता कोई वायलेंस हो या अभिजीत दीपके या सीजेपी पे कोई सवाल उठे। तो इस वजह से मैंने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ मेरी नहीं हो रही है, यहाँ सारे युवाओं की हो रही है, एंड अगर मैंने इन पे हाथ छोड़ दिया तो पूरा प्रोटेस्ट बदनाम होगा। एंड आप जानते हैं कि एक छोटी चीज होती है पूरे मीडिया में फैल जाती है, तो इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल किया, गहरी सांसें ली, मैं जितना बोल सकता था, मैंने अभद्र शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं किया है, उनके जैसे मैं गिरी हुई सोच का नहीं हूँ, मेरे से जितना हुआ मैंने कंट्रोल किया, एंड हाँ तो मैंने खुद पे दिमाग चलाया, मेरे पास दिमाग है तो मैंने चला लिया। तो आपके अलावा और भी बहुत से लोग वहाँ पे थे, ठीक है, और उनके भी इंटरव्यूज हुए हैं, तो उनके इंटरव्यूज के दौरान क्या हुआ? कभी क्या मीडिया ने उन लोगों के साथ भी मिसबिहेव किया था? मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि मीडिया ने उनके साथ मिसबिहेव किया है, बट आई कैन क्लियरली से कि ये जो द pamphlet.in है, इनकी जितनी भी पूरी टीम थी, किसी को बात करने का लहजा नहीं है, किसी को भी। इनके रिपोर्टर का मुझे नाम नहीं पता, बट रानू सिंह ने जो स्टोरी डाली थी मैंने देखी, इनकी पूरी टीम, उन्हें बात करने का लहजा नहीं है। वो एक लड़के को थप्पड़ तक मारने पे आ गए थे। किस वजह से? सच्चाई बताने पे। आपने अपना जो जवाब वाला वीडियो बनाया है उसमें आपने साफ कहा कि लोग मेरी पहचान को लेकर सवाल उठा रहे हैं, असली मुद्दे से भटका रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को और मीडिया को सिर्फ लोगों के कपड़े और उनकी पहचान से ही मतलब है, और वो जो मेन मुद्दे हैं उनसे बिल्कुल डाइवर्ट हो चुकी है, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है? देखिए सरकार तो मेन मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहती है, क्योंकि अभी भी उनसे पूछा गया है तो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं बच्चे पढ़ाई करें, रीनीट की तैयारी करें। नीट लीक हुआ है उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, बट उन्होंने ये बोला कि बच्चे पढ़ाई करें और रीनीट की तैयारी करें। और आपने जैसे पूछा कि मेरे कपड़ों पे, देखिए इस समाज की सोच बहुत छोटी है, मैं इसमें सबको इंक्लूड नहीं कर रहा, बट इस समाज की सोच ना, लाइक अगर कोई लड़की भी जाएगी तो सिर्फ उसके कपड़ों से जज किया जाएगा, लड़कों का तो कुछ नहीं है। लड़के तो आपने वो भी सुना होगा 370 की बिरयानी का वो मांग रहे हैं कि हमें पे ऑफ करे वो। हाँ, तो इस समाज की सोच ना बिल्कुल, मतलब एक इंसान को देख के बिल्कुल ये जज कर लेते हैं, एंड उससे ज्यादा ये सोच ही नहीं पाते हैं। ये कहते हैं कि अगर इंसान ने ऐसा कपड़ा पहना है तो ये तो ऐसा ही होगा, ये पहना है तो ऐसा ही होगा। तो इनकी सोच सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित रह सकती है, इनकी सोच बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने वाली है, भले ही सरकार की बात हो भले ही समाज की बात हो। तो ये जो सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और फिर इतना वायरल हुआ आपके वीडियोस, और रानू सिंह वाला वीडियो भी इतना वायरल हो रहा है, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स इस पे किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए अगर बात पेरेंट्स की हो तो मैं जिस दिन प्रोटेस्ट था उसके बाद से घर नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे घर से फ़ोन आया कि इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लाइक इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ मुझे घर से, मतलब अब पता नहीं, मैं कुछ दिन में जाऊँगा, मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन होगा उनका। मीडिया वालों को तो ये इन्होंने कर दिया, बदनाम कर दिया, ट्रोलिंग करवा दी, खुश हो गए, बट बीतेगी तो मेरी लाइफ पे, स्ट्रगल तो मुझे करना है। आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, अभी मेरी जस्ट 12th हुई है, तो अभी मुझे खुद मैनेज करना पड़ेगा, मुझे जाके देखना पड़ेगा, चीजें संभालनी पड़ेगी। अगर नहीं भी संभलेंगी तो भी मैं कुछ, मतलब गलत कदम तो मुझे उठाना ही नहीं है, जिसे मरना है मरे, मैं तो नहीं मरूंगा। वो दैट्स द स्पिरिट। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे कि अभी फैमिली से ऐसा रिएक्शन मिला है, तो दिस ईयर आई एम थिंकिंग टू टेक अ ड्रॉप, एंड थोड़ा मैं फाइनेंशियल स्टेबल हूँ जैसे तैसे, एंड नेक्स्ट ईयर से मैं अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करूँ, एंड ग्रेजुएशन मोस्ट प्रोबेबली आई विल डू इन डिजाइनिंग। ओके, फैशन डिजाइनिंग, नॉट फैशन डिजाइनिंग, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग। तो आप बता रहे हो जो कि आपके पेरेंट्स ने आपको आने से मना कर दिया है, आप ऐसा तो है नहीं कि प्रोटेस्ट के टाइम पे इस
आपकी लाइफ इस तरह से आई होगी? इससे पहले भी आप इसी तरह से रहते होगे? जी जी बिल्कुल। तो क्या जब आप पहले रहते थे इस प्रोटेस्ट से, तब भी पेरेंट्स का ऐसा ही रिएक्शन था, या ये सिर्फ इस प्रोटेस्ट और इतना वायरल होने के बाद आया है? नहीं, पेरेंट्स का रिएक्शन तो स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है, बट द थिंग इज़ कि वायरल होने के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो गई हैं, चीज़ों का लेवल बढ़ गया है। माना उनका भी गुस्सा है, बट औलाद तो उन्हीं की है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर मैं एक बार को कुछ गलत करूं, उस पर आप मुझे बोलो तो मैं सुनने को तैयार हूं, बट अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं तो आई विल ऑलवेज स्टैंड फॉर माई सेल्फ। बट मेरा सिद्धांत ये है कि अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं तो मैं वो चीज़ करूंगा। अगर कुछ गलत, इंसान सोचता कब है? कुछ गलत करने से पहले। लेकिन अगर मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूं तो मैं सोचूं क्यों? और समाज मुझे खाने को नहीं दे रहा है, मैं खुद में सक्षम हूं, मैं खुद के लिए स्टैंड लेना जानता हूं, तो मैं स्टैंड लूंगा। और जब तक मैं कुछ गलत नहीं करूंगा मैं खुद को एज अ गिल्टी भी नहीं मानूंगा। LGBTQ के लिए गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया है, ठीक है, अप्रूव भी कर दिया एक हद तक, बट जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको फुलफिल करने का गवर्नमेंट का कोई भी मोटिव नहीं है। बिल्कुल, टोटली एग्री। देखिए, मैं ये बोलूँगा, सिर्फ आपको पेपर पे लिखने से कुछ नहीं होता है, आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और गवर्नमेंट ने आज तक कोई भी LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए कुछ लिखने के तो लिख दिया, बट कभी ऑन ग्राउंड पे काम ही नहीं किया है। एंड अगर LGBTQIA+ कम्युनिटी ग्राउंड पे उतरी है तो हमेशा उसका अपोज ही किया है। आप 2017 में डिक्रिमिनलाइज करके आप अभी 2026 में ऐसा लॉ ला रहे हैं कि अगर कोई ट्रांस व्यक्ति है वो खुद को एज ए ट्रांस बोल नहीं सकता है, उसे एक मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, वहां उसे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, फिर वो मेडिकल बोर्ड बताएगा कि आप ट्रांसजेंडर कहलाने लायक हैं या नहीं। तो ये गवर्नमेंट कौन होती है किसी का जेंडर डिसाइड करने के लिए? ऐसे ही ये गवर्नमेंट, ये जो सत्ता में पार्टी बैठी है, दिस इज अनएजुकेटेड लोगों की पार्टी है। रेणुका शर्मा नाम है शायद उनका। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जब ये ट्रांस बिल आया था, आप लोगों को ट्रांस बिल के बारे में पता है? ट्रांस बिल 2026 अभी आया है, इसमें अमेंडमेंट, तो इसका बहुत प्रोटेस्ट हुए, इसके भी काफी प्रोटेस्ट हुए, मैं हर प्रोटेस्ट में गया हूं। एंड इसमें ऑपोजिशन ने साथ दिया, ऑपोजिशन की पार्टी ने साथ दिया। तो इसमें रेणुका जी ने वहां पे राज्यसभा में खुल के बोला कि अगर इस सत्ता में बैठी पार्टी के से 4 लोग उठ के मुझे बता दें कि LGBTQIA+ का फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, मैं खुशी खुशी इस बिल के लिए राजी दे दूंगी। बस की नहीं हुई किसी के खड़ा होना। गवर्नमेंट ने तो बना दिया लॉ, बट आप एजुकेशन तो रखो। आप अगर वुमेन के लिए लॉ बना रहे हैं और आप उसमें औरत ही शामिल नहीं कर रहे हैं तो लॉ बनने का फायदा क्या है आपका? इन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बना रखा है, उनसे तक कंसल्ट नहीं किया। ट्रांसजेंडर के लिए लॉ बनाने के लिए जो नेशनल काउंसिल है उनसे तक संपर्क नहीं किया। तो आप ये लॉ बना किसके लिए रहे हैं? और जो उसमें ये जो न्यू लॉ आया है, उसमें क्या चेंजेस किया है ऐसा कि? हाँ, तो जो पहले जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट वर्सेस नालसा जजमेंट जो हुआ था, नालसा जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें ये था कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई ट्रांस व्यक्ति है, वो खुद की बॉडी में खुश नहीं है, अगर मैं लड़के की बॉडी में लड़की जैसा फील करता हूँ, या लड़की की बॉडी लड़की जैसा फील करता हूँ, तो मैं खुद को एज ए ट्रांस बोल सकता हूँ। मेरे पास खुद को सेल्फ डिक्लेयर करने का हक है कि मैं ये हूं, और इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं कि कोई मुझे सर्टिफिकेट बना के दे। बट अब जो लॉ आया है इसमें कह दिया गया है कि अगर आप ट्रांस हैं तो आपको गवर्नमेंट एक मेडिकल बोर्ड बनाएगी, वहां पे आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपको चेकअप कराना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट के लोग बताएंगे कि आप ट्रांस हैं या नहीं। ओके। एंड अगर इस गवर्नमेंट कोई भी वो लॉ नहीं लेकर आए हैं। नहीं, पहले ये था कि आप खुद को सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर इज नॉट समथिंग पॉलिटिकल, जेंडर आपके अपने हिसाब से है। एंड अब ये लॉ लेके आए हैं, इसके पीछे का रीजन दिया है कि जो स्ट्रेट लोग हैं, जो हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं, वो ट्रांस बन के फायदा उठा रहे हैं। अगर आप किसी स्ट्रेट व्यक्ति को कोई ट्रांसजेंडर स्लर छक्का मीठा बोल दें, वो हाथापाई पे आ जाएगा, और आप सोच रहे कोई स्ट्रेट व्यक्ति ट्रांस बन के फायदा उठाएगा। आप फायदा उठाने की बात करें, आपने फायदा दिया क्या है ये भी तो बताइए। पहले आप फायदा दें, उसके बाद सोचें। फायदा होगा तभी तो कोई बिल्कुल मिसयूज करने की कोशिश। इन्होंने ये किया है, गीता स्वरूप है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, इन्होंने लॉ बनाया है ट्रांस वुमेन्स के रेप पे। जब इनसे मुद्दा कहा गया कि देखिए एक इंसान की डिग्निटी, इन्होंने लॉ क्या बनाया है,
अगर किसी महिला का रेप होता है तो मिनिमम 7 साल से लेके मैक्सिमम उम्र भर की सजा होगी। बट ये कहती हैं कि अगर किसी ट्रांस वुमेन का रेप होता है, किसी ट्रांस महिला का रेप होता है, तो हम उसे सिर्फ 6 महीने से लेके 2 साल तक की सजा देंगे। एंड इनसे जब इस पे सवाल उठाया गया, कहती हैं द बॉडी एनाटॉमी इज डिफरेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी एनाटॉमी? इज्जत इज्जत होती है, डिग्निटी डिग्निटी होती है। अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी पे टिप्पणी करें, किसी पे लॉ बनाएं। तो ये सोशल मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनका भी कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार जो इसके मिनिस्टर हैं, वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स ला रहे हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स ला रहे हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता है। तो वीरेंद्र कुमार जी एक लॉ लाए हैं जिसमें लिखा है कि अगर मतलब मान लो मैं हूं, ठीक है, अगर मैं हूं और मेरे साथ कोई मैं लड़कियों जैसे कपड़े पहन के घूम रहा हूं, जिससे मैं घूमता हूं, मैं मानता हूं, और अगर मेरे साथ कोई फ्रेंड घूम रहा है मेरा, और मेरे घर वाले मुझे ऐसे पसंद नहीं करते, उन्होंने देख लिया कि इस फ्रेंड के साथ घूम रहा है, अगर मेरे घर वालों ने जाके पुलिस से कह दिया कि इस फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में ये आके ऐसा बना है, उस फ्रेंड को 15 साल से लेकर उम्र भर तक की सजा होगी बिना किसी ट्रायल के। और रेपिस्ट को 6 महीने से 6 महीने से 2 साल तक। ओह माय गॉड। ये ट्रांस बिल सिर्फ एक धब्बा है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी इस पे बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, बट सरकार ने सुनी किसी की नहीं। करनी तो सरकार को अपनी मर्जी ही होती है। जब आपको ट्रोलिंग हुई आपके, तो क्या आपके फ्रेंड्स आपके साथ थे या उन्होंने साथ छोड़ दिया, या किसी ने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पांस दिया? देखिए, अगर मैं बात दोस्तों की करूं तो मैं इसमें बहुत लकी हूं। मेरे पास बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं, सबने साथ दिया। कोई भी दोस्त ऐसा नहीं, भले वो LGBT कम्युनिटी से हो, भले ही वो स्ट्रेट हो, सबने मेरा बहुत साथ दिया है, बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। एंड मैं खास करके कुछ लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। लाइक हमारा एक ग्रुप है क्यू कनेक्ट, मैं उनका खास धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उसमें भी वो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड 2 लोगों का नाम मैं खास लेना चाहूँगा जिनके घर पे मैं अभी रह रहा हूँ, जिनके साथ मैं भी रह रहा हूँ, विच इज़ प्रणय भौमिक एंड कुणाल गोगना। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इस टाइम अगर मैंने घर से निकाल भी दिया गया हूँ तो मुझे कौन सहारा देता। बट उन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। एंड ऑन लाइव, ऑन पॉडकास्ट, आई वुड रियली से आई लव यू बोथ। तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, टू बी ऑनेस्ट। बहुत लोगों ने साथ दिया मेरा, जो लोग मुझे जानते तक नहीं हैं उन्होंने भी मेरा साथ दिया है। लाइक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं नेपाल से, पाकिस्तान से, US से सपोर्ट आया है DMs में। सब लोग कहते हैं कि जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो उस कम्युनिटी का कोई फ्यूचर नहीं है। आपको क्या लगता है, आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये बात वो लोग कहते हैं जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता है, ठीक है। और बात रही हमारी कम्युनिटी की, मैं एक से बढ़कर एक इंसान दिखा दूंगा आपको। हमारी कम्युनिटी में लॉयर्स हैं, हमारी कम्युनिटी में एडवोकेट्स हैं, हमारी कम्युनिटी में ऑथर्स हैं, हमारी कम्युनिटी में बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हमारी कम्युनिटी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं। तो जस्ट ये होता है कि आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना होता है। एंड व्हाट वी सीक फॉर इज़ कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले। एंड अगर आप कहते हैं कि आपका फ्यूचर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट का भी यही रोल है कि आप हमें अपॉर्चुनिटी दें, हम क्या नहीं करके दिखाएंगे। क्योंकि हम और आप अलग नहीं हैं, हमारा भी खून लाल है, आपका भी खून लाल है, हम भी उसी हाड़ मांस के बने जिसके आप हैं। तो हम कोई अलग नहीं हैं, हम भी इसी धरती पे आए हैं। तो हमारा फ्यूचर अलग कैसे हो गया? LGBT कम्युनिटी का फ्यूचर अलग नहीं है और आपका भी फ्यूचर अलग नहीं है। यहाँ बात इंसान की है, इंसानियत की। अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी देंगे तो हमारा फ्यूचर बेहतर से बेहतर होगा। एंड बेहतर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हमें वेरिफिकेशन दे या जस्टिफिकेशन दे कि आपका फ्यूचर ऐसा है, आपका फ्यूचर वैसा है। हम खुद में सक्षम हैं, हम पूरी कम्युनिटी खुद में सक्षम है। हमें किसी की सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, बस हम चाहते हैं कि लोग हमारा साथ दे, दैट्स इट। बट स्कूल्स कॉलेजेस में जब आपकी कम्युनिटी से कोई जाता है तो उनके लिए बहुत स्ट्रगल का वो रहता है, स्ट्रगल रहती है। जी बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा रूल्स करने चाहिए, कुछ थोड़ा एजुकेट ज़्यादा करना चाहिए, अलग अलग तरह से सेमिनार्स के थ्रू या कुछ लेसन्स लाके, सो दैट लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़े? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको प्रोटेस्ट कम करने पड़े और जो प्रोटेस्ट में आपका टाइम जा रहा है वो आप अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए यूज़ कर सको? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बट ये गवर्नमेंट तो ऐसी है कि गवर्नमेंट के लोग ही हमारा मजाक बनाते हैं। तो हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करें? अगर इसी जगह कोई अच्छी गवर्नमेंट होती या यही गवर्नमेंट के लोग अच्छे होते तो होता कि स्कूल्स में जेंडर सेंसिटाइजेशन होता, लोगों को पता चलता कि भारत में सिर्फ 2 जेंडर नहीं है,
देयर आर टोटल लाइक मोर देन 70 जेंडर्स। यूएसए ने सारे जेंडर आइडेंटिफाई किए हैं, तो देयर आर मोर देन दैट। एंड अगर लोगों को इसकी नॉलेज मिले तो लोग पढ़ना चाहेंगे, जानना सब चाहते हैं, बट उन्हें बचपन से ही ढाल इस तरीके से दिया जाता है कि भारत में सिर्फ 2 जेंडर हैं, एंड अगर कोई और आपको अलग दिखता है उसका मजाक बनाइए। तो ये इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर गवर्नमेंट इस चीज में उतरे, जेंडर सेंसिटाइजेशन करे, तो देश का भविष्य बहुत बदलेगा एंड हमारी लाइफ भी सुधरेगी। एंड बात रही स्कूल लाइफ की, जैसे मैं अपनी स्कूल लाइफ बताऊं तो मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी रही, टू बी ऑनेस्ट। ओके, हाँ, लेकिन मैं चौधरी छबिलदास पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ, उसकी प्रिंसिपल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। तो मेरी स्कूल लाइफ काफी अच्छी रही है, काफी सपोर्टिव लोग रहे हैं। तो हाँ, मेरी स्कूल लाइफ काफी अच्छी रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ओपोजिशन में भी तो ऐसे ही लोग हैं, हमारे ही बीच में से लोग हैं, तो आप करेंट गवर्नमेंट को ही क्यों वो कर रहे हो? क्या पता ओपोजिशन वाले और भी बेकार हों। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि ऑपोजिशन वाले सही हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो अभी सत्ता में पार्टी है वो सही नहीं है। हमें भी नहीं पता कि अगर ऑपोजिशन सत्ता में आता है वो क्या करेगा। हमें तो अब मतलब ये है कि बस जो हो, अच्छा नहीं भी होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम ज्यादा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा आवाज उठा सकते हैं, एंड आवाज दबाई जा रही है। इस सत्ता में आवाज दबाई जा रही है। लेकिन अब तक आप भी जानते होंगे कि इस सत्ता की पार्टी का एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अब तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। तो वो जनता की सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जो वो चाहे वही भारत में हो। टुवर्ड्स द एंड, लास्ट क्वेश्चन है, आप आज के युवा को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि लोग है ना, ट्रोल होने के डर से अपनी बातें नहीं रखते। आपका क्या मैसेज है? सो आज की यूथ को मैं यही कहना चाहूंगा कि डरो मत। डरना तब तक नहीं है जब तक आप गलत काम ना करो। आप अगर खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपना पॉइंट रख रहे हो, बिल्कुल मत डरो। एंड अपनी मेंटालिटी को थोड़ा खुला रखो, ओपन माइंडेड बनो। जरूरी नहीं है कि सब आपके जैसे ही हो और आपकी जैसी सोच रखें, बट सबका पॉइंट सुनने की हिम्मत रखो। आप यहाँ पे किसी की आइडियोलॉजी पे सवाल उठाने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे सबकी सुनने आए हैं। आप यूथ हैं, आप ही इस देश का भविष्य हैं। एंड अगर आप ही इन मुद्दों पे लड़ते रह जाएंगे, धर्म पे, जाति पे, जेंडर पे, इन सब पे लड़ते रह जाएंगे, तो भारत का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। इस तरीके से आप भारत का एजुकेशन सिस्टम क्या, आप इंडिया का डेवलपमेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो ट्रोलिंग पे से ध्यान हटा के, लाइक मैंने भी जितने भी, मुझे बहुत ट्रोलिंग आई है, बहुत ही ज्यादा, बट मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। हर चीज का पॉजिटिव व्यू देखिए, मुझे बहुत पॉजिटिव सपोर्ट आया है, मैं उसको लेके खुश हूं। मैं दुखी था, बट वो बहुत छोटे टाइम के लिए था, बट उसके बाद मुझे जितना सपोर्ट मिला है, आई एम वेरी ग्लैड कि वैसे लोग भारत में हैं, भारत के बाहर हैं। तो आप सिर्फ अपने पे वर्क कीजिए, अपनी स्किल्स पे वर्क कीजिए, अपना पॉइंट रखना सीखिए, और इन ट्रोल्स वगैरह से दूर रहिए। अगर आप ट्रोलिंग करते हैं तो सॉरी, आपका इस देश में, आपके लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ट्रोलिंग, आप नहीं जानते कि आपकी ट्रोलिंग क्या कर सकती है। मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसा करिए, आप सुसाइड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने गवर्नमेंट पे सवाल उठाया है, मैंने एजुकेशन पे सवाल उठाया है। एंड मैं साफ बोलना चाहूंगा, इस पे मुझे बहुत 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 टिप्पणियां मिलेंगी, बट जितने भी मेरे मोस्ट ऑफ द हेट कमेंट्स आए हैं, उसमें लाल झंडे लगे हुए हैं, उसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, उसमें आरएसएस लिखा हुआ है, उसमें बीजेपी लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स की बात कर रहा हूं। बट ये तो और भी कम्युनिटीज वाले भी अपोज करते हैं ना। देखिए, अपोज करते हैं, बट जो चीज मैंने एक्सपीरियंस करी मैं वो बोल रहा हूँ। उनके में इतनी गालियां लिखी आ रही हैं, मैं अगर आपको कमेंट दिखाऊंगा मुझे पढ़ने में शर्म आएगी आपके सामने। आप कुछ कमेंट्स बताना चाहेंगे जो आपको ट्रोल करते हुए? हालांकि मुझे बहुत ही ज्यादा गालियां मिली हैं, बहुत ही ज्यादा, बट रिजल्ट सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पे तो मैं कुछ आप लोगों को कमेंट्स पढ़ के दिखाऊंगा, और मैं उन लोगों की आपको शक्ल भी दिखाऊंगा। तो ये कमेंट लिखते हैं, जिस वजह से आया था ने उसकी एक भी बात नहीं की, वो जो नारे लग रहे थे उसके बारे में एक बार भी नहीं बोला। का इनकी शक्ल दिख रही है, इनसे ज्यादा कोई क्या, मतलब कोई कमेंट्स ही नहीं है इनकी शक्ल पे। तो और लोग लिख रहे हैं कि अबे सुन, पहले तू सिंह है, सिंह खानदान का नाम मत खराब कर और गाजियाबाद को गंदा मत कर। इनकी शक्ल ये रही। इनकी शक्ल से गंदी कोई चीज हो सकती है?
आप खुद बताइए। और भी बहुत हैं। ये लिख रहे हैं, ब्रो तू इंडिया का फ्यूचर नहीं है, तू छक। ये वो जो चौथी फेल निकलते हैं ना छपरी, वो है ये। एंड मैं ये बोलूंगा कि जितने भी लोग ट्रोल करते हैं सारे बेरोजगार होते हैं, बेरोजगार। मुझे रात को एक इंस्टाग्राम अकाउंट है एकदम भगवा सा तो उससे मेरे हर एक पोस्ट पे कमेंट है, हर एक पोस्ट पे गाली है। एंड मैं उनका अकाउंट खोल के देखता हूँ, दे हैव 151K फॉलोअर्स। भाई तुम इतने बेरोजगार हो कि तुम्हें इतना टाइम मिल रहा है कि मेरे पोस्ट पे आके गाली दो। एंड तुम अगर पोस्ट में अपने बायो में जय श्री राम लिख के लोगों को जाके गालियां दे रहे हो, सॉरी, राम जी ऐसे नहीं थे। राम जी ने कभी किसी जेंडर में भेदभाव नहीं किया है। हमारा धर्म जो हमें सिखाता है वो सिखाता है इंक्लूसिविटी, सबको एक साथ एक बराबर हक देना। लेकिन आप लोगों में इतनी बिल्कुल समझ नहीं है। आप लोग बेरोजगार हो, लिटरली जितने भी ट्रोल कर रहे हैं आप लोग बेरोजगार हो। कृपया जाके आप कुछ काम धाम करिए, थोड़ा पैसा कमाइए, क्योंकि घर में बैठने से तो आपका कुछ नहीं होगा। एंड मैं ये भी बोल दूं कि ट्रोल करने वाले यही लोग होते हैं जो अपनी लाइफ से खुद खुश नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम खुश नहीं तो दूसरे को हम खुद खुश कैसे देख लें। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा ट्रोलर्स के बारे में। दैट्स ट्रू कि राम जी ने कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं किया। वो हम उनके पूरी जीवन शैली से देख के बता सकते हैं। और बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, उन्हीं के पथ पे चलने की कोशिश भी करते हैं। सो उज्जवल जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और हमने आज LGBTQIA कम्युनिटी के बारे में बात की, हमने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में बात की, और हमने जानने की कोशिश की कि वहाँ पे जाने वाले लोगों का मोटिव क्या सिर्फ वायरल होना था, या फिर वो सच में कुछ मुद्दे जो उसका मेन मुद्दा था उस प्रोटेस्ट का, एजुकेशन को लेके, उसके लिए भी सीरियस थे। हमने साथ में ये जाना कि आप ट्रोलिंग के बाद एक इंसान की क्या लाइफ हो सकती है, किस तरह से वो इम्पैक्ट करती है उसकी फैमिली पे, उसकी लाइफ पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने इतनी सारी अच्छी बातें हमें बताई, इतना सारा आपने हमें चीज़ों के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। हाँ, सो दैट्स माय प्लेजर एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे ये स्टेज दिया। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ये मुझे प्रोवाइड करी है देवरे टॉक्स ने। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे आपसे इंटेलेक्चुअल सवाल पूछे गए, लॉजिकल सवाल पूछे गए, कि यहाँ आपको भटकाया नहीं गया जैसा कि और मीडिया और पॉडकास्ट चैनल करते हैं। यहाँ आपसे सवाल पूछे गए, आपको रिस्पेक्ट दी। सबसे बड़ी चीज़ जो देवरे टॉक्स में आके मैंने देखी है, यहाँ पे फुल रिस्पेक्ट है। एंड आपसे कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा जो आपको ट्रिगर करे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच देवरे टॉक्स फॉर प्रोवाइडिंग विद दिस प्लेटफॉर्म। एंड और लोग जो आना चाहते हैं यहाँ पे, जिनको क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी बोल रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा हाँ। और लोग जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जिनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, वो इनसे कांटेक्ट करें और यहाँ पे आके अपना पॉडकास्ट करें, क्योंकि आपकी आवाज़ पूरा समाज सुनना चाहता है, पूरा भारत सुनना चाहता है। तो इस मंच से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सो एट लास्ट आई वुड से देवरे टॉक्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज हमने उज्जवल के साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर बातचीत करी जिस पे बात करना हर किसी को कंफर्टेबल नहीं होता, जिस पे बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही सेंसेशनल और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े पॉडकास्ट को देखने के लिए देवरे टॉक्स को सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि आपका हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे।